वेलकम बैक बच्चों। मैं विजीत आनंद आर्म्स एकेडमी की तरफ से आप लोग के सामने हीट का लास्ट लेक्चर नंबर 10 लेके आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग रेडिएशन पार्ट 2 कवर करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में रेडिएशन का पार्ट 1 में थ्योरेटिकल स्टफ पढ़ाया था और बोला था कि रेडिएशन पार्ट 2 में हम लोग लॉज पढ़ेंगे जो कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का मीन्स उसमें हेल्प करेगा और उसी से न्यूमेरिकल आपकी नीट में पूछी जाती है। तो चलिए देखते हैं इस रेडिएशन पार्ट 2 में हमारा क्या क्या टॉपिक्स है और इसके अच्छे से कवर करते हैं सो दैट आपकी नीट में हीट चैप्टर से क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसे। तो सबसे पहले अपना किरचॉफ लॉ, ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट है जो लास्ट क्लास में रह गया था हमारा करने को। किरचॉफ लॉ क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी ने, जब वो ठंडा था, जब उस पर हीट रेडिएशन पड़ती है, देन इट एब्जॉर्ब द हीट रेडिएशन, और जब वो बहुत गर्म हो जाती है देन इट स्टार्ट्स टू एमिट द रेडिएशन। तो किरचॉफ ने बोला कि अगर एक बॉडी लिया जाए, बॉडी का अगर रेशियो लिया जाए एमिटिंग पावर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बिंग पावर, तो वो रेशियो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का कांस्टेंट रहता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। मान लीजिए एक बॉडी था जो अभी 2800 डिग्री सेल्सियस पे है, एक बॉडी 1 है और दूसरा बॉडी 2 है। तो 2800 डिग्री सेल्सियस पे जो एमिटिंग पावर होगा एक बॉडी का डिवाइडेड बाय एब्जॉर्बिंग पावर रहा होगा उस टेम्परेचर पे, दैट रेशियो विल बी मीन्स वेरी मच इक्वल टू द रेशियो ऑफ अनदर बॉडी। तो हम लोग इसको समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। मान लीजिए मेरा एक बॉडी है, ये बॉडी नंबर 1 है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे थिकनेस कम करने दीजिए, यस। और ये मेरा बॉडी है जो कि बॉडी नंबर 2 है। दोनों बॉडी मेरा एट टेम्परेचर कितना है अभी बच्चा, मान लीजिए एट टेम्परेचर टी। इस समय ये बॉडी कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, कुछ रेडिएशन एमिट कर रहा होगा और कुछ रेडिएशन इसने ये एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा इस वक्त। तो ये कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, हाँ या ना। तो रेशियो ऑफ एब्जॉर्बिंग पावर टू द एमिटिंग पावर ऑफ बॉडी नंबर 1 यानी ई लैम्डा डिवाइडेड बाय ए लैम्डा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर ए बॉडी 1, not at temperature T1, for body 1 must be equal to what? Tell me, sir. E lambda by A lambda, E lambda, इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू E lambda by A lambda at a particular temperature T for body 2 is equal to, sir, E lambda by A lambda of आइडियल ब्लैक बॉडी। यहाँ पे अगर लिखने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा साइड करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। दैट इज ई लैम्डा बाई ए लैम्डा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर टी इज इक्वल टू ई लैम्डा बाई ए लैम्डा एट द सेम टेम्परेचर टी इज इक्वल टू फॉर बॉडी 1, फॉर बॉडी 2, फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, दैट इज ई लैम्डा बाई ए लैम्डा एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये रेशियो कांस्टेंट होता है। ये कोई भी 3 बॉडी का अगर ले लिया जाए या 2 बॉडी का ले लिया जाए, एमिसिव पावर बाय एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कांस्टेंट रहता है। इट स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज, जितने भी बॉडीज है, द रेशियो ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय absorptive power is constant, and this constant is equal to spectral emissive power E lambda of the ideal black body at that particular temperature। सर उसका बस emissive power क्यों? क्योंकि absorptive power of ideal black body ये कितना होता है, ये 1 होता है, तो बस emissive power के बराबर हो जाए। तो दिस वाज द किरचॉफ्स लॉ गिवन बाय साइंटिस्ट किरचॉफ, और ये इसी पे एक न्यूमेरिकल भी बनती है जो हम लोग कर सकते हैं। बस उससे कुछ कंक्लूजन हमें मिल रहा है और उस कंक्लूजन को समझते हैं कि जो अच्छा अब्जॉर्बर होगा, जो एक बॉडी अगर अच्छा एब्जॉर्बर है तो वो अच्छा एमिटर भी होगा, अच्छा एमिटर है तो जरूर अच्छा एब्जॉर्बर रहा होगा। दूसरा, अगर वो बैड अब्जॉर्बर है तो वो बैड एमिटर ही होगा, क्योंकि उसने ज्यादा एब्जॉर्ब ही नहीं किया है, तो बैड एमिटर ही रहेगा। नेक्स्ट, इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपना इसी किरचॉफ लॉ पे। पहला क्वेश्चन है क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड वेवलेंथ द स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी इज 10 एंड 8 रेस्पेक्टिवली द एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो अगर हम बात करें एमिसिव पावर डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ a body at a temperature T is equal to E lambda by A lambda of ideal black body at that temperature, हाँ या ना, या ये तो हम जानते हैं। सर एमिसिव पावर दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय एब्जॉर्प्टिव पावर इज 8,
फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे आइडियल ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर नहीं पता, एब्जॉर्प्टिव पावर तो हमेशा 1 होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ रखा। So this is 1. So we can calculate this emissive power E lambda as sir 1.25 for the ideal black body. This is 1.25. हाँ या ना, आराम से हमने निकाल दिया यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स का स्पेक्ट्रल लॉ है ये, किरचॉफ्स के लॉ के दम पे हमने निकाल लिया किरचॉफ्स लॉ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। The ratio of emissive power of a body divided by absorptive power is equal constant. चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टीफेंस लॉ, अगर मैं स्टीफेंस लॉ की बात करूं, चलिए स्टीफेंस लॉ देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीफेंस लॉ बोलता है अगर कोई भी बॉडी को हम गर्म कर दे तो रेट ऑफ एमिशन उस बॉडी से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया, इट्स टेम्परेचर। और कैसे डिपेंडेंट है, चलिए देखते हैं। द अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted per second by a particular body per unit area of a black body, आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर T/4। उसका जितना भी टेम्परेचर होगा उसका 4th पावर के प्रोपोर्शनल होता है। यानी बॉडी जितना ज्यादा गर्म उतना ज्यादा रेडिएशन छोड़ेगा। एंड अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो हम यहां से निकाल सकते हैं द एमिशन, व्हाट इट इज सेइंग, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया। तो अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर का पावर 4। इसको हम लोग एम ई भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिसिव पावर। तो यहां से अगर हम लिखना चाहे तो E इज इक्वल टू, अगर Q अपॉन ए रखने दें हम, तो अपना Q पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ रेडिएशन हीट एनर्जी गिवन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, सम कांस्टेंट सिग्मा T का पावर 4 भी बोल सकते हैं। किसके लिए? फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। किसके लिए? फॉर आइडियल आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। अगर दूसरे टाइप के बॉडीज की बात करें तो दूसरे टाइप के बॉडीज के लिए उससे पहले सर क्यू फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी अगर मैं देखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, तो सिग्मा एरिया टेम्परेचर टू द पावर 4 इंटू टी। आप ध्यान दो, क्यू रहने दो, एरिया उधर चला जाएगा, टी उधर मल्टीप्लाई होगा, तो यही मिलेगा हमें। दैट इज फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। बट और दूसरे तरीके के बॉडीज, ग्रे बॉडीज की बात की जाए, ग्रे बॉडीज इज अदर बॉडीज दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लैक आइडियल ब्लैक बॉडी। उसके लिए क्यू फॉर द ग्रे बॉडी जो हो जाएगा वो एक नया टर्म आ जाता है, ई आर सिग्मा एरिया टेम्परेचर टू द पावर 4 इंटू टाइम। हाँ या ना? तो यहाँ से ये दूसरा टर्म आ जाता है। ये जो नया टर्म दो कोएफिशिएंट्स हमें आ रहा है, एक सिग्मा मिल रहा है हमें, इस सिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? स्टीफन कांस्टेंट, क्योंकि साइंटिस्ट स्टीफन ने इसे फाइंड किया था। और एक और मिल रहा है हमें, दिस इज कॉल्ड एमिसिविटी। अगर आपको याद होगा, एमिसिविटी हमने देखा था, दैट वाज द रेशियो ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय ए ग्रे बॉडी डिवाइडेड बाय आइडियल ब्लैक बॉडी, रेशियो जो हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था। दिस इज एमिसिविटी। ये ई आर की वैल्यू, ई आर नहीं, हम ई भी लिखते हैं इसको, ई आर ना लिख के ई लिखते हैं हम लोग इसको, ई आर नहीं लिख के सर हम लोग क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं, ई इंटू सिग्मा। अब ये ई सिग्मा ई की वैल्यू जो होती है वो 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, तो सिग्मा की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वैल्यू इज गिवन हियर, सिग्मा इज गिवन ओवर हियर, दैट इज स्टीफन कांस्टेंट 5.6 into 10 to the power minus 8। so 5.6 into 10 to the power minus 8, 5.67 into 10 to the power into 10 to the power minus 8। अगर हम ये फिर से देखना चाहें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सर Q पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। अगर हम Q पर यूनिट एरिया रखें, दैट इज सॉरी Q पर यूनिट टाइम रखें, क्या हो जाएगा सर, A सिग्मा T की पावर 4, इसको बोलते हैं हम लोग पावर रेडिएटेड बाय एनी बॉडी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा A T का पावर
4 दैट इज फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। ये आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए पावर एमिटेड है या रेडिएटेड है। पावर रेडिएटेड या पावर एमिटेड भी बोल सकते हैं। पावर एमिटेड, पावर एमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ये किसके लिए है? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए कि ग्रे बॉडी के लिए? दिस इज फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी। वाई सर? बिकॉज देयर इज नो ई ओवर हियर। बट यही चीज अगर दूसरे के लिए लिखे, ग्रे बॉडीज के लिए, पावर एमिटेड इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4। जितना ज्यादा उस बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना पावर वो एमिट करेगा, और वहां पे इस ई की वैल्यू शुड बी लेस देन 1 एंड शुड बी ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? ये चलता है। दिस इज फॉर आइडियल, नॉट आइडियल ब्लैक बॉडी, दिस इज फॉर ग्रे बॉडी। ग्रे बॉडी। चलिए, दिस इज द फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू रिमेंबर दिस वन। अगर आप देखोगे तो यही चीजें यहाँ कही गई हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाएगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बी टी नॉट एंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बी टी। अब अगर वो बॉडी कहीं रखा हुआ है तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग भी कुछ होगा। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को हमने टी नॉट मान लिया है और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी को टी माना है। तो अगर वो बॉडी गर्म है तो वो बॉडी रेडिएशन तो छोड़ ही रहा होगा, बट क्योंकि बगल में सराउंडिंग है उसका भी कुछ टेम्परेचर है, उससे एनर्जी ले भी रहा होगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन पर यूनिट एरिया ऑफ द इज सिग्मा टी का पावर 4। उसी तरीके से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी तो हो रहा होगा क्योंकि बगल में सराउंडिंग भी तो गर्म है। per unit area by the ideal black body is equal to E2. E2 is equal to sigma T naught to the power 4. T naught is the temperature of the surrounding. तो net radiation कितना निकल रहा होगा? Net radiation is equal to E is equal to E1 minus E2, E T to the power 4 minus sigma T naught to the power 4। तो net E net कितना आ जाएगा बच्चा? नेट रेडिएशन इज इक्वल टू सिग्मा अगर कॉमन कर दें तो टी का पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4 नेट होगा। ये नेट होगा, दैट इज एमिशन, रेट ऑफ एमिशन। तो यहां से ही हमारा क्यू आई बी बी जो आ जाता है, क्यू ऑफ द आइडियल ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू सर सिग्मा एरिया टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। ये तो आइडियल ब्लैक बॉडी का है। अगर ग्रे बॉडी की बात करें, नेट क्यू एनर्जी, रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी क्यू नेट है ये। अगर हम क्यू ऑफ ग्रे बॉडी की बात करें और उसकी नेट एनर्जी रेडिएटेड की बात करें, ई आ जाएगा सिग्मा ए टेम्परेचर टू द पावर 4 ऑफ दैट बॉडी माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग का 4। हाँ या ना? तो ये आसानी से हम बोल सकते हैं। बस एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ आ जा रहा है कि सर इट विल बी एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एज वेल। जस्ट वेट अ मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखिएगा इसको। क्या बोल रहा है? रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर। अगर वो बॉडी रेडिएशन कर रहा है तो हीट एनर्जी, वो अगर रेडिएट कर रहा है तो उसकी टेम्परेचर गिरनी चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर और रेट ऑफ कूलिंग, किस रेट से उस बॉडी की टेम्परेचर फॉल हो रही है और क्या रेट से उस बॉडी ठंडा होती है। तो अगर आप ध्यान देंगे, रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू रेट एट विच द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज फॉलिंग। जिस रेट से टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा उसी रेट से वो कूल हो रहा होगा। हाँ या ना? इसको सिंपल सा, ये जो आपको फॉर्मूला रेट ऑफ, ये जो आपका रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ फॉल आप आराम से निकाल सकते हैं। सिंपल सा रूल है, आप ध्यान दो। सर क्यू पर यूनिट टाइम अपना क्या है? एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम क्या है? सर सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ, अगर हम बात करें तो सिर्फ टेम्परेचर का भी बात कर रहा है ये लोग। तो दिस इज सिग्मा ए टेम्परेचर टू द पावर 4। हाँ है ना? दिस इज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट इट इज मीन्स रेडिएटिंग। इस समय हम टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग की चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि मान के चले बॉडी का टेम्परेचर बहुत 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 हाई है। एक और चीज हमने पढ़ा हुआ कि Q इज इक्वल टू एम सी टी भी होता है, एम सी डेल्टा टी भी होता है। तो यहाँ डी क्यू बाई डी टी करें
ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सर m कांस्टेंट की कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा। जहां से dq बाई dt भी आ रही है, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो अगर हम रेट ऑफ फॉल की बात करें, अगर हम इस इक्वेशन नंबर वन को और सेकेंड को इक्वेट करते हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम कैलोरीमेट्री पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम द रेडिएशन। so what will happen is mc dt by dt is equal to sigma a temperature to the power 4. So we can find d, the rate of change of temperature with respect to time is equal to 1 by mc, not 1 by mc, temperature to the power 4. और इसी को हम लोग रेट ऑफ फॉल भी बोलते हैं। रेट ऑफ फॉल मतलब चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे आसानी से हमने ले आया। आप देखोगे यही फॉर्मूला आपको पीछे लिखा हुआ दिखेगा। तो सिग्मा ए, अब अगर आइडियल ब्लैक बॉडी की बात नहीं होगी तो यहाँ पे ई आ जाएगा। अगर आइडियल ब्लैक बॉडी की बात नहीं हो रही है, चलो ई की वैल्यू अगर आइडियल ब्लैक बॉडी हो तो 1 हो जाएगा, तो ई पुट करके ही चलते हैं। तो वी कैन पुट ई ओवर ई है, हम लोग आराम से ई पुट कर सकते हैं। अगर आइडियल ब्लैक बॉडी की बात नहीं हो रही है तो हम लोग ई पुट कर सकते हैं। आइडियल ब्लैक बॉडी की बात हो रही थी, ई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हैं और यही फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है। dt by dt is equal to e sigma 1 by s t to the power 4 minus t naught to the power 4। अगर हम टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू द पावर 4। इस रेट से टेम्परेचर उस बॉडी का फॉल हो रहा होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी सराउंडिंग से भी ले रहा है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर अच्छा है देन इट विल बी मीन्स टेकन केयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। बट मान लीजिए ये बहुत छोटा वैल्यू है तो अपने आप ये टू द पावर 4 होकर छोटा हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर टू टी टू द पावर 4, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है देन टी टू द पावर 4 विल बी अ वेरी डोमिनेटिंग फैक्टर। तो ये टी नॉट टू द पावर 4 मीन्स हट जाएगा, उसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आप मान लीजिए ले रहे हैं, शुरुआत में हम लेके ही चलेंगे, ये फॉर्मूला आती है। आगे अगर बढ़े तो रेट ऑफ हीट लॉस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ हीट लॉस इज इंडिपेंडेंट, किस तरह से बॉडी हीट लॉस कर रहा है वो उसके पूरे टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ये कांस्टेंट माना जाता है। मास एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ द बॉडी, ई इज ऑल्सो कांस्टेंट, सिग्मा इज ऑल्सो कांस्टेंट, एरिया ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो कांस्टेंट। So it totally boils down to temperature of the body and temperature of the surrounding। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। A body of E is given, temperature is given and kept in a room temperature 27 degrees Celsius. Calculate the initial rate of heat loss if the surface area of the body is 10। आराम से टेम्परेचर हीट लॉस निकाल सकते हैं, रेट ऑफ हीट लॉस शुरुआत में कितना हो जाएगा। तो रेट ऑफ हीट लॉस Q पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सर E इंटू सिग्मा इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू द पावर 4। चलिए करते हैं, E की वैल्यू क्या दिए रखा है इन्होंने, फिर 1/3। सिग्मा कितनी होती है 5.6 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एरिया कितनी है बच्चा, एरिया इज गिवन 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर इनटू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 127 डिग्री सेल्सियस, तो 273 अगर ऐड करेंगे तो 400 टू द पावर 4 हो जाएगा। टेम्परेचर इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन, आप रेड पेन से लिख सकते हो, टेम्परेचर इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन, इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन, टेकन इन केल्विन। तो यहां से हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर माइनस करें टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग कितना हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 27, तो 300 टू द पावर 4। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 2 ऑलमोस्ट लाइक 19 3 या 57, तो 1.9 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर जाएगा -10 -12। अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -11, 1 0 1 0 1 गेट कैंसल्ड, 10 टू द पावर -11। अगर 2 कॉमन ले ले, 10 टू द पावर 2 कॉमन ले तो यहाँ से आ जाएगा 4, और 2 बाहर आएगा तो इट विल बिकम हाउ मच 10 टू द पावर 8।
10 to the power 8, 4 minus, आया or common letter. What it will come? So it is coming 1.9 into 10 to the power minus 11 into 10 to the power 8, 4 not 4 ka power 4, 4 power 4 minus 3 ka power 4, 4 ja 16, 16 4 ja 64, 64 4 ja 256 minus 18. So what it will come? 1.9 into 10 to the power minus 3 into 256 minus 81, 5, 15, 7, 175. So 175 into almost like 2, nearly like 2, 350 into 10 to the power minus 0.35 watt is the rate of heat. I hope you got it. Sigma we have taken, okay, sigma it was given 6 into 10 to the power minus 8. So we can do that approximation. I have written it 5.6. They told you to take 6 into 10 to the power minus 8. So could have taken and that have got little bit different answer. Come on, let's do the next question. Second question. Third question of the day. Please pause the video and try it by yourself. Pause the video and try it by yourself. The operating temperature of a tungsten filament in an incandescent lamp is Itna and its emissivity is 0.3. Find the surface area of the filament of a 25.25 watt lamp. Stefan's constant is given. So Q per unit time. क्या यहाँ पे temperature of the surrounding is mentioned? No. When it is not mentioned, do not take it. That is E into sigma into area into temperature to the power 4 and energy per unit time is what? So it is basically 25 watt. E की value कितनी दी है? 0.3 into 5.67 10 to the power minus 8 into what is the area? So area of the surface. They are asked to find the surface area only. Area निकालना into temperature is 2000 watt. Kelvin into 2000 Kelvin to the power 4. We can find the area, it is just calculation. So 25 divided by 0.3 into 5.67 into 10 to the power minus 8. 2 ka power 4 to 2 ja 4 to ja 8 to ja 16 into 3 10 to the power 3 or 12. I hope we can do this one. I can multiply 10, 5.6. I can take it 5.6. I will remove. I will get a 10 over here. So if it is calculatable, so what we can do is we can cancel this one and we can cancel this one. We can write 4. 4, 2 is gone. So 1, 2, 1, 2, it will remain 2. Now 25 divided by will be something like what? 48 into 56. Nearly 2 times to become 1 by 96 into 10 to the power 2. Nearly I can write 1 by 100 to the power 10 to the power. Area is almost like 10 to the power 4, yani 10 to the power minus 4 meters square. 10 to the power 4 meters square. Come on, let's do the next part. Third type of fourth question. The body of relative emissivity ER, and please pause the video and try it by yourself, is kept in a thermal equilibrium in a room temperature. If I calculate the amount of heat emitted by the body in 5 seconds is nearly. So, energy per unit time, what I can write? If relative emissivity is given, means E is given, yeah, relative emissivity E into sigma into A into temperature to the power 4. Temperature of surrounding is not given. A body of relative emissivity E of surface area kept in a thermal equilibrium in room temperature. T to the power 4. Thermal equilibrium T to the power 4. Calculate the amount of heat erased in 5 seconds. So what will be? So Q is equal to E ka value is 0.8 into 6 into 10 to the power minus 8 into area is 12 by 100
इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद 20 डिग्री सेल्सियस हीट सराउंडिंग। तो अगर 20 डिग्री सेल्सियस रख दिया गया सराउंडिंग में, तो जितना हीट एनर्जी दे रहा है उतना ही ले रहा है। तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए अभी हम लोग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी का लेके चलेंगे, कितना हीट वो दे रहा है। जितना वो हीट दे रहा है उतना ही हीट ले भी रहा है सराउंडिंग से, तभी थर्मल इक्विलिब्रियम में। दैट्स व्हाई राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हाउ मच हीट इज बीइंग रेडिएटेड। जितना रेडिएट किया जा रहा है वो उतना ही एब्जॉर्ब भी किया जा रहा है। So 0.8 into 6 into 10 power 8 into 12, we have taken area into temperature of the body is 20 degrees Celsius, so 293 to the power 4 I can take. So this is a little bit of calculation. You can do it means by taking some approximation. 0.8 को मैंने 8 ले लिया, 8 into 6 into 10 to the power minus 8 into 12 into 100 डिवाइडेड बाई एक 10 लेना पड़ेगा क्योंकि 0.8 को मैंने लिया था, इनटू नियरली मैंने 293 को नियरली 300 टू द पावर 4 ले लेते, तभी हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। अदरवाइज 293 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 6 जा 48 समथिंग लाइक मल्टीप्लीकेबल, या 8 6 जा 48, 48 इंटू 12 इंटू 48 इंटू 12 इंटू 81 इंटू 3 10 to the power 8 is cancelled, so 10 to the power minus 2. So this might be your answer. And time it is asking in 5 seconds. You need to multiply it by 5 seconds. Into 5 into t था, t की वैल्यू हम 5 रख देंगे. We can calculate it. 12 5 is 16. 16. So it's something like 48. 48 into 6 into 81. We can multiply and we can write it down. You can multiply it by and check it out how much the answer is coming. Now next question, question number 5. I'm again telling you, please pause the video and try it by yourself. Otherwise कोई फायदा नहीं होगा. आप pause करके try करिए. Rate of emission of radiation of a black body is इतना, at 273 degree Celsius is इतना. The rate of emission of radiation of this body at 0 degree Celsius कितना है. So ideal black body rate of emission E is equal directly for sigma temperature to the power 4. So E1 by E2, then the rate of emission at 0 degree Celsius. हम लिख सकते हैं emission at 0 degree Celsius divided by emission at 273 degree Celsius, sigma temperature यानी 273 Kelvin का power 4 divided by sigma 576 का power 4. So we can cancel sigma and what it will become 1 by 2 का power 4. So it's basically 1 by 16. So E at 0 degree Celsius एमिसिव पावर कम होगा, कितना होगा, ई एट 273 डिग्री सेल्सियस का बाई 16. दिस इज आवर फाइनल आंसर. वी कैन कंपेयर एंड चेक. So emissive power is E and it is directly proportional to sigma temperature to the power 4. आइडियल ब्लैक बॉडी की बात करा तो E रिलेटिव परमिटिव मींस एमिसिविटी E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. If temperature of an ideal black body is decreased from T to T by 2, find out the percentage loss in emissive rate. Very good question. Please try it by yourself. आप इसको पॉज करके ट्राई करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कितने परसेंटेज से रेट ऑफ एमिशन कम हो जाएगा. तो एमिसिव पावर ई इनिशियल इज हाउ मच, तो सिग्मा टी का पावर 4. इनिशियल फाइनल क्या हो गया, कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया तो कम हो गया होगा, टी इंटू टी टू पावर 4. So now therefore डेल्टा E is equal to E इनिशियल माइनस E फाइनल लेना पड़ेगा क्योंकि इनिशियल इज हायर. कितना हो जाएगा बच्चा, तो सिग्मा T का पावर 4 माइनस सिग्मा T का पावर 4 डिवाइडेड बाई 16. अगर हम परसेंटेज की बात करें, डेल्टा E विथ रेस्पेक्ट टू E इनिशियल इंटू 100 की बात करें, कितना आ जाएगा सर. सर इफ आई टेक सिग्मा T का पावर 4 कॉमन, 1 minus 1 by 16 times divided by original sigma T का power 4 into 100%. So this gone basically 15 by 16 into 100%. So if I see 0.9 6 7 16 64 16 48 12
it should be 7 here. Almost like into 100, 94% is the loss of the body. Almost like 94% is the loss of the body. 94% is the loss in the emission rate. Question number 7. Question number 7. For a black body, at temperature 727 degrees Celsius, the radiating power is 60 watt, and at temperature 227 degrees Celsius, the temperature of the body change from itna. So for a black body at temperature, its radiating power is itna, and temperature of the surrounding is also given. If the temperature of the black body changes to 1227, then the radiating power will be. So radiating power, that is E, is equal to sigma temperature of the body ka power 4 minus temperature of the surrounding ka power 4. So at particular temperature E dash divided by temperature T dash हो जाएगा by E is equal to sigma temperature of the body minus T naught of the body by 4. तो सर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, टेम्परेचर नेक्स्ट 12 टू 27 इज व्हाट 273 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500 टू द पावर 4 माइनस, अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये कितना हो जाएगा 2 टू 400 500 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वो कितने पे था 727 प्लस 2 290 1000 टू द पावर 4 माइनस 500 टू द पावर 4। बच्चा इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, ध्यान से देखिएगा। आप अगर इसको टू द पावर 4 लेने जाइएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डिवाइड ईच टर्म बाय 500, सबको 500 से डिवाइड कर दो, सबको 500 से कॉमन टर्म से हम डिवाइड कर दो। तो टेल मी व्हाट विल हैपन। So it will be 3 to the power 4 minus 1 to the power 4 divided by 2 to the power 4 minus 1 to the power 4. That is 81 minus 1, 16 minus 1, 80 divided by 15. So it is nothing but 16 by 3. 16 by 3. Now they want to calculate the power. So E dash by E is equal to, if I want to calculate E dash is equal to 16 by 3 times of E. Original power rate is equal to how much? 20. So I will multiply it by 60. Sorry, 60 it is. It is given in question 60 watt. So 320 times the 320 watt is the answer. I hope you might have got it. The emissive power depends upon the temperature of the body and temperature of the surrounding. फिर बाकी चीज सब एरिया वगैरह they will all get cancelled because this is talking about the same body. Yes or no? Now question is of question number 8. चलिए सॉल्व करते हैं। For a black body at temperature 720 degrees Celsius, its radiating power is 60 and okay, we have done this question. Question number 8. Two spheres of the same material having radii 1 meter and 4 meter of temperature itna and itna. The ratio of energy radiated per second by the first body sphere to the second. So if you see ratio of the energy radiated per second. So it is talking about power 2 by power 1 is equal to सेम मटेरियल है तो दोनों की ई सेम होगी। ई एरिया टेम्परेचर टू द पावर 4 बाई ई सिग्मा ए टेम्परेचर टू द पावर 1 का पावर 4। सर ई सेम बॉडी है, सिग्मा इज ऑल्सो सेम, एरिया अलग अलग दिया हुआ। एरिया क्या हो जाएगा पाई दूसरे टाइम में, सर पाई तो कट जाएगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू 1 का स्क्वायर। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इनिशियली सेकेंड पार्ट इज 2000 टू द पावर 4 by 4000 to the power 4. So if we see pi is gone 16 into 1 by 2 ka power 4. So 2 4 to 8, it is 1 is to 1. Same rate of, what is the rate of energy radiated? It is same rate because other person is having more area, some first person is having the temperature difference. So temperature is different for the first body and area is in the same ratio, they are different. 9 number question.
9 number question. Come on, let's do it. Please pause the video and try it by yourself. Now, what is it saying? Two spheres A and B of different metals. Two spheres of A and B of different metal of radius r and are kept at same temperature. The ratio of their mass and specific heat is itna. Which so will the rate of cooling. So, if you remember, rate of fall was equal to E into sigma into area into temperature of the body the power 4 minus temperature of the surrounding the power 4 divided by m. Two spheres of different metals. Metals दोनों अलग है but a radius is r and r. Different metals have the same temperature. The ratio of their masses and specific heat are इतना. Mass का और specific दिया हुआ. Which sphere will show initially. So there, though they are different metals, their E value is not given. So right now we can remove the E value because ratio is not given. Sigma, if I want to compare the rate of fall of to sphere number A by rate of fall of sphere number B. So it will become sigma will get cancelled. Sigma is a constant. Area, so they both have different radius. So their area will be different. So area of pi r square, pi into r square divided by mass is what? Mass is correct is 2m. Yes or no? And temperature of the body is same. So this will get cancelled. दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग भी सेम होगा टेम्परेचर ऑफ द बॉडी भी दोनों का सेम है तो ये रेशियो जब लेंगे तो कट जाएगा क्या बचेगा सर एंड इट विल बी डिवाइडेड बाई मास और सी की वैल्यू कितनी है सी की वैल्यू 3 इंटू सम सी डिवाइडेड बाई पाई उसकी रेडियस कितनी है सेकेंड वाली की तो 2r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसकी m कितनी है 3m है इंटू 6c. If you check r square will get cancelled. So it will become what? So pi r square into lower will go at higher place 3m into 6c divided by 2m into 3c into pi into 4r square. So pi r square c c m m c c 6 2 c. तो ऊपर में क्या बच रहा है c divided by 2 gone here gone here gone 4 3 by 4. So ratio the which square will show the least rate of cooling. तो least rate ऊपर वाले का rate of cooling 3 times का least होगा तो ऊपर RF है. Rate of fall of A is less than rate of fall of B will be much more than the rate of fall of A. Ratio 1 से कम आ रहा है. So you can see. Now Newton's law of cooling I told you yesterday अपना Stephen's law के बाद Newton's law of cooling होगा. Newton's law of cooling however it has been reduced from the syllabus but yet it is very easy topic and you just need to understand one formula then it will be easy for you. Just let me drink water. Yeah. Now Newton law of cooling if you see न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है इससे पहले बॉडी अगर गर्म था और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम था बॉडी यूज टू एमिट रेडिएशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इन द पावर्स ऑफ 4 टेम्परेचर टू द पावर ऑफ 4 बट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि अगर बॉडी गर्म है और सराउंडिंग बहुत ज्यादा मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है सराउंडिंग और बॉडी में देन टेम्परेचर टू द पावर 4 नहीं होता टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शनल है मतलब अगर आप एक चाय का प्याला ले लो और आप मनाली में जाके खड़े हो तो चाय का प्याला का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और आपका मनाली का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा हो सकता है
तो उस केस में टेम्परेचर डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस का है. व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज नॉट मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस, rate of cooling change in temperature with respect to time is directly proportional to the temperature of the body over the temperature of the surrounding. So rate of fall of temperature dt by dt is directly proportional to temperature of the body minus temperature of the surrounding. वही अगर हम if we remove this proportionality, what it becomes, ये फॉर्मूला बन जाता है कब, when temperature of the surrounding body minus temperature of the surrounding should not be, means should be less than, should not be greater than 35 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है देन इट विल फॉलो स्टीफन्स लॉ, जो कि टेम्परेचर टू द पावर 4 कहता है. तो व्हेन इट इज एप्लीकेबल व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इज प्रीटी मच लेस और कंपेरेबल विद द 35 डिग्री सेल्सियस. हाँ या ना. अब प्रॉब्लम क्या आती है, अगर मैं चाय का प्याला लूं और उसका टेम्परेचर शुरुआत में 40 डिग्री सेल्सियस है, फिर वो ठंडा होकर अगर मान लीजिए 35 डिग्री सेल्सियस पे आ गया कुछ देर बाद, फिर कुछ देर बाद 30 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी क्या लेते हैं, तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी 40 ले, 35 ले, 30 ले, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी तो गिरता रहता है. बेसिकली टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज नथिंग बट T1 प्लस T2 जो फॉल हो रहा है डिवाइडेड बाई 2. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. एवरेज लिया जाता है. ये क्या लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है. सर समझ में नहीं आया, समझ में आएगा आगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे. हाँ, इसमें जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन इज टेलिंग यू रेट ऑफ फॉल इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. अगर इसका टेम्परेचर गिरता जा रहा है इसलिए माइनस dt बाई dt इज टेलिंग यू चेंज इन टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज टेलिंग यू विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर इज फॉलिंग, इट इज डिक्रीजिंग. तो अब हम देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी शुरुआत में T1 था, कुछ देर बाद T2 हो गया, चाय का प्याला 40 डिग्री सेल्सियस, कुछ देर बाद 35 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, तो हम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ले क्या 40 की 35, तो ना ही 40 ना ही 35, 40 और 35 का एवरेज लेंगे. वो क्या लेंगे, एवरेज ऑफ 40 और 35 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम क्या लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द सराउंड बॉडी, दैट इज T1 प्लस T2 बाई 2. लिमिटेशंस क्या है इसके, न्यूमेरिकल हम एक दो करेंगे, पहले लिमिटेशंस जान लेते हैं. टेम्परेचर डिफरेंस शुड नॉट एक्सीड 35. टेम्परेचर डिफरेंस 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग इज used to calculate the specific heat capacity of the liquid. It is used to calculate specific heat capacity of the liquid. Loss of heat should be only by radiation. रेडिएशन ही लॉस होना चाहिए तभी हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग लगा सकते हैं, कंडक्शन नहीं होना चाहिए. नाउ दिस लॉ इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का ये एक्सटेंडेड फॉर्म क्यों है, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर टू द पावर 4 था, यहाँ टेम्परेचर टू द पावर 1 है. ये कब होता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है, तो पावर ज्यादा काम नहीं करता. Now question has come. We have done up to how much question? 9. So this is 10 number question. Let us see this question. पहला क्वेश्चन आप देखो, दूसरे क्वेश्चन से आप ट्राई करो. If a liquid takes 30 seconds in cooling from 80 से 70 and 70 seconds from cooling from इतना to find the room temperature. Okay, so first is saying, first condition, change in temperature with respect to time. What is the change in temperature? So dt by dt is nothing but some constant times of टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. तो चेंज इन टेम्परेचर हुआ कितना है 10 का, टाइम कितना लगा उसमें 30 सेकेंड, कांस्टेंट क्या है नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ले क्या, तो एवरेज वैल्यू 80 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग भी नहीं दिया है. ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन, it has also fallen from 70 to 60 to 50. Again change in temperature is 10. टाइम कितना लगा बच्चा 70 सेकेंड्स लग गए, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एवरेज वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. आया ना इक्वेशन नंबर 2. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे 1 डिवाइडेड बाय सेकेंड क्या हो जाएगा, 10 से 10 चला गया, 70 ऊपर 7 बाई 3 इज इक्वल टू के से के चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू ऊपर में रहेगा, ये वैल्यू नहीं, ये भाई ये था ना, तो 75, 80 और 70 का एवरेज 75 होता है, तो 75 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग डिवाइडेड बाई, तो 60 और 50 का 55 होता है,
55 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वी हैव टू डू सम कैलकुलेशन। ध्यान से देखो, तो 55 इंटू 7, 55 इंटू 7, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 385 माइनस 70 है टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू, अगर 75 इंटू 3 करें तो 1 5 3 15, हाथ मेरा एक, 225 माइनस 3 times of temperature of the surrounding. 3 times of temperature of the surrounding. So if it will go that side, 7 minus 3 is 4 Ts is equal to, if it will come this side, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 0 6, 3 में से 2 गया 1. So temperature of the surrounding is 40 degrees Celsius. Temperature of the surrounding is 40 degrees Celsius. हाँ या ना? So we have just divided the equation and have done the cross multiplication and solved the equation. Now next, question number second. Question number second. So 11 number question. A body cools in 10 minutes from 60 to 40. What will be the temperature after 10 minutes? The temperature of the surrounding is given 10 seconds, 10 degrees Celsius. So first is dT by change in time, change in temperature with respect to time is equal to some constant times of temperature of the body minus temperature of the surrounding. If I do, what is the change? 20, time taken is 10 minutes. So 10 minutes. They are also asking the temperature in the fall of 10 seconds only, 10 minutes only. So let that constant be K. Temperature of the body 60, 40, average is 50 minus temperature of the surrounding is 10. So I can get the value of K from here. So K is nothing but 2 divided by 40. Yeah, change in temperature per unit time. हाँ या ना? This is change in temperature. This is also change in temperature. So it will be per minute inverse only. So let this value be used. I can use in the second equation. It is saying कि 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा. So dt by time, I don't know how much it will be. So 40 minus x, change is equal to, it will fall. So 40 minus x divided by time taken is 10 only. Why it is that? 10 is equal to K का value is 2 by 40. Temperature of the body. So temperature of the body is 40 plus x by 2. 40 plus x by 2 minus 10. So now you need to calculate. This is 4 times 10 to 1 by 2. So if I do is 80 minus x is equal to 20 plus x by 2 minus 10. So what it will become, tell me? So x plus x by 2, 3x by 2 is equal to 10, 70. So x is equal to 140 divided by 3 is the temperature, 40 degrees Celsius. So 3 4s are 12, 220, 46 degrees Celsius, 0.66. 46.6 degrees Celsius is the 3 4s are 12. 60 to 40 it has already gone. So after that it will fall to less now. I've done some mistake over here, that 40 plus x. Change in temperature is equal to how much? 20. So much in the same way like that, 40 minus x divided by temperature time is 2 by 40. So which can be written as 1 by 2. Okay. What is the temperature? 40. We take our x to 40 plus x by 2. Minus 10 degrees Celsius is the temperature of the surrounding. So if I take 10 4 ja 2 times 280 minus 2x हो जाएगा. So this is 80 minus 2x is equal to 20 plus x by 2 minus 10. So it will become 5x. 5x by 2 is equal to 70. So x is equal to 14, 5 is 70, 28. 28 degrees Celsius. The proper answer. 28 degrees Celsius is the proper answer. Now, spectral emissive power. Spectral emissive power क्या होता है? Means of a particular wavelength, how much is the body radiating? अगर एक body है, वो particular wavelength का light, how much it is radiating? How much radiation of a particular wavelength is being emitted by a body is the spectral emissive power.
मतलब एक बॉडी है जिसने सब तरीके का लाइट एब्जॉर्ब किया हुआ है, ग्रीन, येलो, रेड, बहुत तरीके का लाइट एब्जॉर्ब किया हुआ है। वो रेड कलर का लाइट कितना एमिट कर रहा है, दैट इज स्पेक्ट्रल एमिटिंग पावर ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ रेड कलर। चलो इसको देखते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड बाय यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इन 1 second in a spectral unit spectral region at a given wavelength. So E lambda is the amount of energy radiated of a particular wavelength divided by area per unit time by some gray body. अगर हम एमिशन पावर ऑफ ए आइडियल ब्लैक बॉडी देखना चाहते हैं, एमिसिव पावर ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी डिवाइडेड बाय एरिया, this is the spectral emissive power of a particular wavelength for gray body and for ideal black body. अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ पे ग्राफ से ये वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का बेसिक था। वीन्स ने ये ऑब्जर्व किया कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को मेजर कर रहे हैं फॉर डिफरेंट टेम्परेचर्स, और हम लोग स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर देख रहे हैं। तो हम लोग ये पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था। फॉरगेट अबाउट दिस ग्राफ, जस्ट फोकस ऑन, फॉरगेट अबाउट दिस ग्राफ, फोकस ऑन दिस ग्राफ। हम ये देख पा रहे हैं कि टेम्परेचर T1 पे ये है, टेम्परेचर T2 पे ऐसा ग्राफ है, और इसका मैक्सिमम पीक अभी देखोगे तो लैम्डा मैक्स यहाँ है, लैम्डा मैक्सिमम ऑफ वन वन T1 टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो इसका लैम्डा मैक्स देख रहे हो थोड़ा पीछे आ गया। पहले अगर 8000 एंगस्ट्रॉम का लाइट सबसे ज्यादा एमिट कर रहा था वो टेम्परेचर T1 पे, तब वो 6000 एंगस्ट्रॉम एमिट कर रहा होगा सबसे ज्यादा। कब? जब टेम्परेचर T2 है, और उन्होंने बोल रखा है कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, T3 और पीछे है T2 यहाँ, T1 यहाँ। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जो मैक्सिमम वेवलेंथ का लाइट है वो घटता जा रहा है। दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल, एंड दिस वाज द कोर कॉन्सेप्ट गिवन बाय वीन। वीन्स ने बोला जैसे जैसे बॉडी की टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे, तो the wavelength emitted by it, मैक्सिमम वेवलेंथ, जो वेवलेंथ का लाइट जो सबसे ज्यादा वो एमिट कर रहा होगा, वो वेवलेंथ घटता जाएगा। तो आप देख सकते हो, अगर पहला वाला इज एट टेम्परेचर मान लो 200 डिग्री से 2000 डिग्री सेल्सियस, दूसरा वाला 3000 डिग्री सेल्सियस, और ये 4000 डिग्री सेल्सियस। उस समय में लैम्डा मैक्स मेरा मान लेते 6000 एंगस्ट्रॉम। अब जब टेम्परेचर मैंने 3000 देखा, तो वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो एमिट कर रहा था, वो कौन सा वेवलेंथ कर रहा था? लैम्डा वन मैक्स हम लोग 6000 एंगस्ट्रॉम मान लेते हैं, तो ये कुछ 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, और लैम्डा इसका कितना हो जाएगा? 2000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। तो लैम्डा इज डिक्रीजिंग, इट इज कीप ऑन मींस इट इज डिक्रीजिंग। तो दिस वाज द मींस कॉन्सेप्ट व्हिच वाज ऑब्जर्व बाय वीन्स, और उसी ने इस पर बेस्ड एक थ्योरम क्या दिया कि लैम्डा मैक्स emitted by a body is inversely proportional to its temperature of the body. Lambda max is inversely proportional to temperature. उसने इसी ग्राफ में ऑब्जर्व किया था, इफ यू सी द ग्राफ इज शिफ्टिंग एंड कीप ऑन शिफ्टिंग, वो शिफ्ट होते जा रहा है, मींस डिस्प्लेसमेंट है, मींस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लैम्डा मैक्स इज डिक्रीजिंग, इफ यू सी लैम्डा घटते जा रहा है, तो इट इज डिक्रीजिंग। So this was displacement low lambda was shifting backward when the temperature was rising. So if it is at temperature T1, T2, ये क्या हो जाएगा बच्चा? T1, T2 and T3. So T3 is greater than T2 is greater than T1. Lambda is keep on decreasing. Lambda is decreasing. तो इसको किसने ऑब्जर्व किया? बीम का डिस्प्लेसमेंट लॉ था ये, उस ग्राफ को देख के, जिसमें उन्होंने बोला लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर इसी को हम लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर करें, दैट विल बिकम कांस्टेंट, एंड इसका नाम क्या दिया गया? वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। इसको हम लोग वीएन कांस्टेंट भी बोलते हैं, वीएन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है बी की वैल्यू? सर बी की वैल्यू अपनी कितनी होती है? 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज द यूनिट, लैम्डा का मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, तो मीटर केल्विन, 2.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केल्विन। अब एक बात ध्यान दीजिए सर, अगर विवग्योर में देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक प्रिज्म की बात करो, या अगर लाइट आती है, लाइट यहाँ से आती है, इट गेट रिफ्रैक्टेड इनटू 7 बैंड ऑफ कलर, विवग्योर, वॉयलेट से विवग्योर।
नीचे से क्या स्टार्ट होता है? विबग्योर। विबग्योर, VIB GY, ग्रीन इज ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। विबग्योर। इस डायरेक्शन में आप देखोगे, इस डायरेक्शन में आप देखोगे, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गेटिंग ग्रेटर, म्यू इज इंक्रीजिंग डाउनवर्ड। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट कौन हो रहा है? वॉयलेट इज रिफ्रैक्टिंग मोर। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि सर वो म्यू, अगर ध्यान दे तो म्यू इज इक्वल टू सम C/V, इंप्लाइज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हाँ या ना? टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर तो बाद में आएगा, लैम्डा पे डिपेंड करता है, बट वेलोसिटी इज इक्वल टू सम फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट, तो वी कैन से वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट से आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो व्हाट आई कैन से इज म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी म्यू अगर नीचे बढ़ रहा है तो लैम्डा ऊपर बढ़ रहा होगा, लैम्डा ऊपर बढ़ रहा होगा। अगर लैम्डा ऊपर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर किधर बढ़ रहा होगा? टेम्परेचर नीचे बढ़ रहा होगा, क्योंकि टेम्परेचर और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉयलेट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। वो देखो इधर के वॉयलेट का टेम्परेचर सबसे, टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन दिस साइड, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इन दिस साइड। हाँ है ना? और इधर अगर बात करें, देखो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग इट इज सेइंग, एंड इधर लैम्डा इज इंक्रीजिंग। तो ये वाला डायग्राम आप याद रखना। एक लाइट अगर प्रिज्म से पास करता है, 7 बैंड ऑफ कलर में फॉर्म होता है। अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो ये जरूर ज्यादा रिफ्रैक्ट हुआ होगा। सर म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्लास 12th में भी काम आता है, और इससे आप याद रख सकते हैं इसका टेम्परेचर। तो एक बॉडी को जब आप गर्म करते हैं तो वो पहले लाल होता है, और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ते जाता है तो लास्ट में वो वॉयलेट कलर का होता है। बट सर हमने तो वॉयलेट कलर तो देखा नहीं, हमने तो कोई बॉडी को अगर गर्म देखा तो लाल देखा है। गलत। आप ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम को देखोगे जाके, जहाँ वेल्डिंग प्रोसेस होता है, वहां पे जो फ्लेम एकदम गर्म हो जाता है वो आयरन, तो वो मीन्स वॉयलेट कलर का एकदम हो जाता है, वॉयलेट कलर का। उतना हाई टेम्परेचर आपने देखा ही नहीं, उतना हाई टेम्परेचर जाने पे उसका कलर वॉयलेट जैसा हो जाता है। तो ये चीजें आप अनुभव किए, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। नाउ द एरिया इंक्लूज बाय स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व, जहां पे ई लैम्डा इनटू लैम्डा होता है, तो ये एरिया गिव्स अस द टोटल एमिसिव पावर ऑफ दैट बॉडी। तो अगर हम एरिया पूरा निकालेंगे, दैट विल गिव एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी। अगर लैम्डा को हम प्लॉट करते हैं, लैम्डा और टेम्परेचर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हाइपरबोला बन जाएगा। अगर लैम्डा और टेम्परेचर को बात करें, अगर लैम्डा वर्ड से 1 बाई टेम्परेचर की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, और ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, वही यहाँ पे शो किया गया है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ये आप जानते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हाइपरबोला बनता है, और मीन्स 1/t ले लेंगे तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। ये मैंने बेसिक मैथ्स में पढ़ाया हुआ, प्लीज आप जाके देख सकते हो। नाउ अ क्वेश्चन, मीन्स काइंड ऑफ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेट दिस वन बी क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन करते हैं खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, टेम्परेचर ऑफ द टू स्टार्स आर इन द रेशियो इतना, इज द वेवलेंथ ऑफ द मैक्सिमम रेडिएशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इतना, व्हाट इज द वेवलेंथ? सर वी नो lambda is inversely proportional to temperature, implies lambda 1 T1 is equal to lambda 2 T2 is equal to lambda 3 T3 is equal to constant। यही होता है P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 is equal to constant। तो lambda 1 temperature of the first body is 4000 angstrom, 4000 temperature, angstrom is the lambda, into temperature क्या है? The temperature of the two stars are in a ratio, so let it be 3x into 3x is equal to what is the corresponding wavelength? So wavelength I don't know, I need to find that wavelength is, let it be lambda into what is the temperature, 2x, x gone, so lambda is equal to 4000 divided by 2 into 3, it is 6000 and तो आराम से हम इस क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं। एंड वी मींस अ काइंड ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक।
So lambda is inversely proportional to temperature was given by Wien's displacement law. This is all from the side of what? Means radiation. This was all from it. So you need to revise the topic and one by one करके इसको revise करते जाइए और मन लगा के पढ़िए. Keep on solving the questions. We are there for you. So please subscribe the channel Arms Academy and please press the notification bell button icon for getting the new notification regarding all type of examination that is going to be conducted. That is our NEET, JEE and CET examination. So please do subscribe and hit the bell button icon. Till then, bye bye. Take care.